2024 में जब राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया था, तब सबको लग रहा था कि अब इंडियन क्रिकेट एक न्यू एरा में एंटर करने वाला है, क्योंकि ये वही गौतम गंभीर थे जिन्होंने 2007 एंड 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में मैच विनिंग नॉक खेल के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, जिन्होंने मेंटर बनते ही केकेआर को 10 साल के बाद आईपीएल टाइटल जिताया। सो इसी वजह से फैंस को पूरा ट्रस्ट था कि अब इंडियन टीम पहले से ज्यादा फियरलेस और भी ज्यादा डोमिनेंट बनेगी। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट 27 साल के बाद ओडीआई सीरीज डिफीट, फिर 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश, and created absolute history. फिर 12 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारना, It's been 10 years and they win this series and they've regained the Border Gavaskar trophy. और फिर अभी रिसेंटली आयरलैंड जैसी छोटी टीम से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री T20 सीरीज हारना, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने अनवांटेड रिकॉर्ड्स टूटने लगे, जो शायद किसी इंडियन क्रिकेट फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे हैरानी की बात, ये सब अलग अलग सालों में नहीं हुआ है, बल्कि ये गौतम गंभीर के कोच बनने के सिर्फ 2 सालों के अंदर हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसने इंडियन क्रिकेट के डायरेक्शन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया? क्या सीनियर प्लेयर को टीम से बाहर करने का डिसीजन सही था? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को वाकई में फेयर चांसेस मिले? और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डिक्टेटर गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेकार कोच है? देखो, इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2024 से, क्योंकि राहुल द्रविड़ के सक्सेसफुल टेन्योर के बाद बीसीसीआई को तलाश थी एक ऐसे कोच की जो सिर्फ टीम इंडिया को जीतना ही ना सिखाए, बल्कि टीम इंडिया में एक नया अग्रेशन भी लेके आए। और उस टाइम पर इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था गौतम गंभीर का। आखिर ये वही गौतम गंभीर थे जिन्होंने मेंटर बनते ही कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 साल के बाद आईपीएल चैंपियन बना दिया था। सो उनकी फियरलेस सोच, अग्रेसिव एटीट्यूड और टफ डिसीजंस लेने की इमेज उन्हें इस रोल का सबसे बड़ा कैंडिडेट बना रही थी। इसीलिए जब बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट का नया हेड कोच अनाउंस किया, तो सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स को लगा कि अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट एक नए और सक्सेसफुल एरा में एंटर होने वाला है। लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस कोच से इंडियन क्रिकेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की उम्मीद थी, कुछ महीनों बाद उसी कोच के डिसीजन इंडियन क्रिकेट की सालों पुरानी लेगेसी को तोड़ देंगे। लेकिन आखिर क्यों? गौतम गंभीर के कोच बनते ही इंडियन टीम का विनिंग ग्राफ एकदम से नीचे आना शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत हुई उस फर्स्ट सीरीज से जहाँ से ये पूरी स्टोरी बदलना शुरू हुई। जुलाई 2024 में गौतम गंभीर ऑफिशियली इंडियन टीम के हेड कोच बने, और उनके कोचिंग टेन्योर का फर्स्ट असाइनमेंट था श्रीलंका ट्यूब, जहाँ T20 सीरीज में इंडिया ने 3-0 से व्हाइट वॉश करके गंभीर एरा को एक परफेक्ट स्टार्ट दी। एक मोमेंट के लिए लगा कि केकेआर के बाद अब गौतम गंभीर का विनिंग फॉर्मूला वो इंडियन टीम के लिए भी काम करने लगा है। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद ओडीआई सीरीज ने पिक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स अब टीम में वापस आ चुके थे, जहाँ पहला ओडीआई मैच टाई हुआ और अगले दोनों मैच श्रीलंका ने जीत लिए। रिजल्ट सिर्फ 2-0 नहीं था, बल्कि इंडियन टीम 27 साल बाद श्रीलंका के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज हार चुकी थी, और गौतम गंभीर एरा का पहला मेजर असाइनमेंट इंडियन क्रिकेट के एक अनवांटेड रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ। लेकिन एक सीरीज से किसी नए कोच को जज करना अनफेयर होता, क्योंकि कोचिंग स्टाफ नया था और टीम में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जिसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया ने 2-0 से टेस्ट सीरीज एंड 3-0 से T20 सीरीज जीत के एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जिसके बाद सबको लगा कि श्रीलंका सीरीज सिर्फ एक बैड सीरीज थी। और फिर यहीं से वो हुआ जिसकी शायद किसी इंडियन क्रिकेट फैन ने इमेजिनेशन भी नहीं करी थी, क्योंकि ईयर 2012 के बाद टीम इंडिया अपने घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। 18 बैक टू बैक होम टेस्ट सीरीज विंस, चाहे टीम ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंड। इन 12 सालों में इंडियन टीम का होम डोमिनेंस वो ऑलमोस्ट अनटचेबल बन चुका था। लेकिन बेंगलोर टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में वही इंडियन टीम सिर्फ 46 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ये इंडियन टीम का अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट का लोवेस्ट एवर टोटल था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता, और इस डिफीट के साथ इंडियन फोर्ट्रेस में पहली क्रैक आ चुकी थी। बेंगलोर में डिफीट के बाद हर एक क्रिकेट फैन को एक्सपेक्टेशन थी कि अब इंडियन टीम पुणे टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने वहां भी इंडिया को 113 रन से हरा दिया, और सिर्फ 2 टेस्ट मैच के बाद 12 सालों से चला आ रहा इंडिया का होम टेस्ट डोमिनेंस वो खत्म हो चुका था। और इसके बाद जो मुंबई टेस्ट मैच में हुआ, उसने इन डिफीट्स को एक डिजास्टर बना दिया, क्योंकि इंडिया मुंबई टेस्ट मैच भी हार गई और न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर पर आकर 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था जब इंडियन टीम 3 या 3 से ज्यादा मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुई हो। सोचो, कुछ ही महीनों पहले ये वही टीम इंडिया थी जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी, और अब गौतम गंभीर के टेन्योर के पहले ही कुछ महीनों में
27 साल पुराना ओडीआई रिकॉर्ड टूट चुका था और अब 12 साल पुराना होम फोर्ट्रेस भी कोलैप्स कर चुका था। लेकिन अभी भी कोच गौतम गंभीर के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ एक सीरीज विक्ट्री उनका पूरा नैरेटिव बदल सकती थी, और वो सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने पर टेस्ट जीतकर एक परफेक्ट रेस्पॉन्स दिया। लेकिन उसके बाद सीरीज कम्प्लीटली टर्न हो गई। एडिलेड में हम हारे, मेलबर्न में हम हारे, देन सिडनी टेस्ट मैच में भी हम हार गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल बाद इंडिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वापस ली और इसी सीरीज डिफीट के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो गई। लेकिन बीजीटी की सबसे वरिंग स्टोरी शायद स्कोरबोर्ड पर थी ही नहीं, क्योंकि इस सीरीज के बीच इंडियन लेजेंडरी स्पिनर आर अश्विन ने सडनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। कैप्टन रोहित शर्मा भी अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं विराट कोहली पर्थ में सेंचुरी स्कोर करने के बाद लगातार ऑफसाइड ऑफ बॉल्स पे आउट हो रहे थे, और अब ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स एंड कोच के बीच के रिफ्ट के रूमर्स भी बाहर आने लगे थे। हालांकि कोच गौतम गंभीर ने इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर के फाइट के रूमर्स को पब्लिकली रिजेक्ट किया, लेकिन तब तक इंडियन टीम के इंटरनल मैटर्स नेशनल हेडलाइन बन चुके थे। लेकिन सिडनी टेस्ट में ये सिचुएशन और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई। पुअर फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे कैप्टन रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर रहे, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली कहा कि ये उनका खुद का डिसीजन था। लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाली ये क्रैक कुछ ही महीनों बाद इंडियन क्रिकेट में एक मच बिगर ट्रांजिशन की बिगिनिंग बनने वाली थी, क्योंकि 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और सिर्फ 5 दिन बाद मींस 12 मई 2025 को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। एंड ट्रस्ट मी, इन दो सडन रिटायरमेंट्स ने हर एक क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया था। बीजीटी के दौरान ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट के रूमर्स, अश्विन का सडन रिटायरमेंट, कैप्टन होने के बाद भी रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट से बाहर बैठना, और फिर कुछ ही महीनों बाद रोहित और विराट का टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना, इन सब चीजों ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया था। क्या ये सिंपली एक एजिंग टीम का नेचुरल ट्रांजिशन था, या फिर इंडियन क्रिकेट अपने सबसे सीनियर प्लेयर्स को एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही लूज कर रहा था? क्योंकि जो कुछ आगे हुआ उसके बाद ये कंट्रोवर्सी सिर्फ गौतम गंभीर तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब स्टोरी में एंटर होने वाले थे चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, जहाँ आगे चल के कोच गौतम गंभीर और सेलेक्टर अजीत आगरकर के सिलेक्शन डिसीजंस ने एक और बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया। क्या इंडियन टीम को सिर्फ सामने वाली टीम हरा रही थी, या फिर इंडियन क्रिकेट अपने ही डिसीजंस की प्राइस पे कर रहा था? और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें गंभीर और आगरकर एरा के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में मिलता है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, और इंडियन क्रिकेट को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करना वो जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम ट्रांजिशन से नहीं थी, बल्कि उस ट्रांजिशन के प्रोसेस से थी, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ इंडियन क्रिकेट के मेजर सिलेक्शन डिसीजन के पीछे दूसरा बड़ा नाम था अजीत आगरकर। और धीरे धीरे एक क्वेश्चन हर क्रिकेट फैन के बीच बार बार उठने लगा, क्या टीम इंडिया में सिलेक्शन का रूल हर प्लेयर के लिए सेम है? रोहित और विराट के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर स्पेकुलेशन इतना ज्यादा बढ़ा कि बाद में खुद चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को आके क्लेरिफाई करना पड़ा कि ये डिसीजन उन दोनों का था, उन पे कोई भी फोर्स नहीं किया गया था। लेकिन सीनियर प्लेयर्स को हैंडल करने पे क्वेश्चन वो यहीं खत्म नहीं हुए, क्योंकि मोहम्मद शमी इसका एक मेजर एग्जांपल है। 2023 वर्ल्ड कप में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस करने के बाद उनको इंजरी हुई। इंजरी से रिकवर करने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, बंगाल के लिए रणजी में विकेट्स लिए, आईपीएल में शानदार परफॉर्म किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक भी किया। लेकिन उनको सिर्फ 5 ओडीआई और 3 टी20 खेलने का चांस मिला, और अगेन उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, ये कहकर कि वो पूरे तरीके से फिट नहीं है। लेकिन फैंस का क्वेश्चन था कि एक सीनियर प्लेयर इंजरी से रिकवर होने के बाद लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में कमबैक करता है और वहाँ पे शानदार परफॉर्म भी करता है, लेकिन फिर भी उसको इंडियन टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? और फिर ये डिबेट सिर्फ सीनियर प्लेयर्स तक ही लिमिटेड नहीं रही। रिसेंटली इसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल है संजू सैमसन। सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करी, देन साउथ अफ्रीका टूर पे बैक टू बैक 2 टी20 सेंचुरीज। इन मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद उस टाइम पर सबको लग रहा था कि फाइनली संजू अपने पोटेंशियल को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव कर रहे हैं। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी संजू इंडिया के टाइटल विनिंग कैंपेन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। सब्सटेंस भी है, आज तो स्टिंटिलेटिंग भी है संजू। लेकिन उसके बाद सिर्फ 4 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद इंग्लैंड सीरीज में उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह दे दी गई। हालांकि कोच गौतम गंभीर ने इस पे कहा कि संजू को उनके रोल की क्लियरिटी वो पहले ही दे दी गई थी, और उनको टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन उनकी करंट फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन को देख के लिया गया। ऑल्दो वैभव सूर्यवंशी जैसे जनरेशनल टैलेंट को टीम में चांस देना अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को सिर्फ कुछ मैचेस की फेलियर परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए था? और इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है कुलदीप यादव का। कुलदीप कोई यंगस्टर नहीं है जिनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड अननोन हो, बल्कि वो कई सालों तक इंडिया के प्रूवन विकेट टेकर थे। लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स में लगातार उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर क्वेश्चन रेज होने लगे, इतने कि आर अश्विन ने पब्लिकली गौतम गंभीर एंड टीम मैनेजमेंट की अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। उठाकर कहूंगा, दिस मैनेजमेंट हैजंट बैक्ड कुलदीप इनफ, दे शुड बैक हिम मोर, क्योंकि वो मैच विनर है।
जहां अश्विन का कहना था कि 104 मैचेस के पीरियड में कुलदीप सिर्फ 38 मैचेस ही खेल पाए। इसी तरीके से वो लगातार अगर प्लेइंग 11 से बाहर रहे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। यानी एक तरफ संजू जैसे प्लेयर्स जो लगातार परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे हैं, कुलदीप यादव जैसे प्रूवन मैच विनर जिनका रोल अनसर्टेन है, और भुवनेश्वर कुमार एंड मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी नेशनल सेटअप से बाहर है। लेकिन सिक्के का दूसरा साइड और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस पीरियड में कुछ प्लेयर्स को पुअर परफॉर्मेंस और फिटनेस कंसर्न होने के बाद भी लगातार टीम में बैकिंग मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हर्षित राणा एंड वॉशिंगटन सुंदर है। एक तरफ करंट फॉर्म की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स को लगातार बैकिंग मिल रही है। एक तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है। और यही ट्रांजिशन और सिलेक्शन के बीच की एक धुंधली लाइन थी, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ सीनियर प्लेयर्स को रिप्लेस करना नहीं होता, बल्कि ट्रांजिशन का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन को मेरिट, रोल क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ बिल्ड करना। अगर एक प्लेयर 2-3 फेलियर के बाद टीम से अपनी जगह लूज कर दे, वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्लेयर को 2-3 फेलियर के बाद भी लगातार बैकिंग मिले, तो फैंस का क्वेश्चन रेज करना बिल्कुल वैलिड है कि टीम इंडिया में सिलेक्शन का एग्जैक्टली बेंचमार्क क्या है, परफॉर्मेंस, टीम कॉम्बिनेशन या फ्यूचर प्लानिंग या फिर कोच का ट्रस्ट। और इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या गंभीर और आगरकर के अग्रेसिव ट्रांजिशन रियली इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए जरूरी थे, या सिलेक्शन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ने एक सक्सेसफुल टीम को अनस्टेबल बना दिया? लेकिन इस स्टोरी में एक कॉन्ट्राडिक्शन अभी भी बाकी है। इतनी डिफीट्स, इतनी कंट्रोवर्सी और इतने क्वेश्चंस, फिर भी इसी गौतम गंभीर के टेन्योर में इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसके कारण गंभीर के सपोर्टर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि अगर फेलियर्स का ब्लेम कोच को मिलता है तो ट्रॉफीज का क्रेडिट भी कोच को मिलना चाहिए। फेयर पॉइंट, लेकिन क्या रियलिटी वाकई इतनी सिंपल थी? क्योंकि जब हम इन दोनों ट्रॉफीज की फाउंडेशन और गंभीर के आने से पहले हुई प्लानिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट गौतम गंभीर से ज्यादा राहुल द्रविड़ को मिलना चाहिए। मार्च 2026 में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता और उस ट्रॉफी को लिफ्ट करने वाले कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, एक ऐसा कैप्टन जिसकी कैप्टनसी में इंडियन टीम एक भी T20 सीरीज नहीं हारी। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ चेंज हो गया। जून 2026 में सेलेक्टर्स ने श्रेयस अय्यर को इंडिया का नया T20 कैप्टन बनाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो काफी टाइम से इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर थे, लेकिन कमबैक करते हुए न सिर्फ उनको टीम में जगह मिली बल्कि कैप्टनसी भी मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव को न सिर्फ कैप्टनसी से बल्कि T20 स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया। जहां फैंस का क्वेश्चन था कि अगर करंट फॉर्म ही सिलेक्शन का बेंचमार्क है तो सिर्फ कुछ ही महीनों पहले वर्ल्ड कप जिताने वाली लीडरशिप की क्या वैल्यू थी? क्या ये ट्रांजिशन था या फ्यूचर प्लानिंग, या गौतम गंभीर एंड अजीत आगरकर सिस्टम में अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है? इस एक सिलेक्शन डिसीजन के बाद फैंस ने गौतम गंभीर एंड अजीत आगरकर को खुल के क्रिटिसाइज किया, और सूर्या के बाहर होते ही इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ने इस डिसीजन को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया की नेक्स्ट T20 सीरीज थी आयरलैंड के अगेंस्ट, एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट इंडिया एक भी T20 मैच नहीं हारी है। लेकिन इस बार आयरलैंड ने इंडिया को फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन ये ह्यूमिलेशन यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट सीरीज में इंग्लैंड ने भी इंडिया को 4-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। 2014 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियन टीम इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड से कोई T20 सीरीज हारी हो, और इसी सीरीज के थर्ड T20 मैच में इंडिया 125 रन से हारी, जो इंडियन मेंस T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट है। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, मार्च में हम वर्ल्ड कप चैंपियन थे, उसके जस्ट 3 महीनों बाद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन टीम से बाहर, उसके बाद आयरलैंड से व्हाइट वॉश और फिर इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश। और यही गौतम गंभीर के ट्रांजिशन का सबसे अनकंफर्टेबल साइड सामने आता है। ट्रांजिशन का मतलब फ्यूचर बिल्ड करना होता है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को ट्रॉफी जीतने के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद टीम से रिप्लेस कर दिया जाए और उसके बाद वही टीम लगातार हिस्टोरिक डिफीट्स झेलने लगे, तो फैंस का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, क्या ये ट्रांजिशन था या फिर एक सक्सेसफुल टीम को बेफालतू तोड़ दिया गया? इसलिए गौतम गंभीर के टेन्योर को सिर्फ ICC ट्रॉफीज देखकर जज नहीं किया जा सकता। विदाउट ए डाउट उनके टेन्योर में चैंपियंस ट्रॉफी एंड T20 वर्ल्ड कप दोनों आए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ क्रेडिट का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब एक टीम वर्ल्ड चैंपियन थी तो इतना अग्रेसिवली टीम में चेंजेस करने की क्या जरूरत थी? और अगर कैप्टन एंड सीनियर प्लेयर्स को ऐसे ही कोच के विजन के हिसाब से कभी भी टीम से रिप्लेस किया जा सकता है, तो क्या आप इसे ट्रांजिशन कहेंगे या कंट्रोल या फिर डिक्टेटरशिप? और इसीलिए शायद गौतम गंभीर एरा की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी सिर्फ डिफीट्स नहीं है, रियल स्टोरी है कंट्रोल की। कौन खेलेगा, कौन बाहर होगा, किसको लगातार बैकिंग मिलेगी और किस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की जगह सिर्फ 3 महीनों में कोई और लेगा। और इसी कंट्रोल ने इंडियन क्रिकेट के सामने एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया, क्या टीम इंडिया को एक कोच मिला है या फिर एक डिक्टेटर?
देखो, गौतम गंभीर को कोच बने हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों के बाद अब इंडियन क्रिकेट के सामने क्वेश्चन ये नहीं है कि गौतम गंभीर सक्सेसफुल रहे या फिर फ्लॉप। क्वेश्चन इससे कहीं बड़ा है, क्या एक कोच को टीम बदलने की इतनी पावर मिलनी चाहिए कि उनके विजन के सामने प्लेयर की रेपुटेशन, एक्सपीरियंस एंड पास्ट अचीवमेंट की कोई वैल्यू ना रहे? क्योंकि ट्रांजिशन इंडियन क्रिकेट में पहले भी हुआ है, जहाँ सीनियर प्लेयर्स गए, नए प्लेयर्स आए, कोच चेंज हुए, कैप्टन चेंज हुए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रांजिशन वो होता है जहाँ सीनियर प्लेयर्स की लेगेसी को तोड़े बिना नई जनरेशन को बिल्ड किया जाए। और गौतम गंभीर एरा की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही। उनकी फिलोसॉफी में कॉम्प्रोमाइज वर्ड काफी कम दिखता है। या तो आप सिस्टम में फिट होते हो या फिर सिस्टम आपको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। हो सकता है कि शायद इतनी अग्रेसिवनेस ने इंडिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया हो। लेकिन इस अप्रोच के साथ सिलेक्शन कंट्रोवर्सीज, ड्रेसिंग रूम फाइट्स, अनस्टेबल रोल और हिस्टोरिक डिफीट्स भी आए हैं, जहाँ एक तरफ आईसीसी ट्रॉफीज कहती है कि वो एक सक्सेसफुल कोच है और वहीं दूसरी तरफ उनकी कंट्रोवर्सीज एंड सिलेक्शन डिसीजंस एक अलग क्वेश्चन रेज करते हैं कि आखिर इस सक्सेस की प्राइस क्या थी कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए एक कोच को अनलिमिटेड कंट्रोल देना पड़े। अगर वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स भी कुछ महीनों बाद टीम से बाहर हो सकते हैं और अगर ट्रांजिशन कब खत्म होगा इसका आंसर किसी के पास ना हो, तो फिर अब ये डिसीजन आपको करना है। क्या गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को रिबिल्ड कर रहे हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग रीशेप? अब आप कमेंट करके बताओ कि एज ए कोच गौतम गंभीर ने जो भी इंडियन क्रिकेट के लिए डिसीजंस लिए, क्या वो सही थे या इन डिसीजंस ने इंडियन क्रिकेट को एक स्टेप और पीछे धकेल दिया है?